नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से राजस्थान और तेलंगाना में धुआंधार प्रचार चल रहा है। तो लोकतंत्र का जो ये जश्न है, ये जबरदस्त रंग में है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद होगी आज की खास चर्चा। आज की खास चर्चा ये कि आखिर कांग्रेस और उसके नेता बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या मिलता है उनको। आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जब भारत जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है वो नहीं जीत पाया, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिख दिए। आखिर क्यों, क्या मिलता है इससे, कौन सी मजबूरी है जो इस तरह कांग्रेस करती है, करेंगे इस पर खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे बात उम्मीद की। जो उत्तरकाशी में सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं, उनसे ऑडियो विजुअल संपर्क स्थापित हो गया है, तो उम्मीद जगी है कि जल्द ही वो सुरक्षित बाहर आएंगे। और फिर होंगे रिपोर्टर डायरी के आज के पन्ने भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार में जुटे। डूंगरपुर के सागवाड़ा में किया जनसभा को संबोधित। गहलोत सरकार पर साधा निशाना। पीएम ने की गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होने की भविष्यवाणी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में लगाया पूरा दम। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का किया शुभारंभ। पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भी हो रही हैं शामिल। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। अगले 15 घंटे में पूरा हो सकता है बचाव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से फोन पर बात कर बचाव कार्यों की ली जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा यह कॉन्क्लेव है वैश्वीकृत युग का प्रतिबिंब। और नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस करती है धोखे से व्यापार, सरकारी संपत्ति को बना लिया अपनी संपत्ति। कल ईडी ने जब्त की थी AJL और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात लोकतंत्र के महापर्व की, यानी कि राजस्थान और तेलंगाना में जो मतदान बचा है तो उसके लिए चल रहे प्रचार की। राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी रैलियों का रैला चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की लगातार रैली, जनसभाएं, रोड शो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी 3 जनसभाएं हैं। राजस्थान में चुनावी रण में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी क्रम में पीएम ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और अशोक गहलोत की राज्य सरकार पर जबरदस्त निशाना आज भी साधा। जनसभा में पीएम ने की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होने की भविष्यवाणी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दलित, गरीब और आदिवासी विरोधी करार दिया। प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोला कांग्रेस पर, उसकी राज्य सरकार पर।
प्रदेश में लगे हुए कांग्रेस के चुनावी पोस्टरों का भी प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। और ये पोस्टर क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि अध्यक्ष ही गायब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब हैं। कांग्रेस जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं कर सकती तो आम लोगों की तो क्या ही बात की जाए। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजस्थान को कांग्रेस ने अपराध, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में अग्रणी राज्य बना दिया। पीएम ने आगे हमला बोलते हुए कहा। तो प्रधानमंत्री के अलावा सभी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह की भी आज राजस्थान में 3 चुनावी जनसभाएं हैं। सबसे पहले पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी कर दिया है। तो अमित शाह ने यहां पर कहा कि अब राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत का ही पेपर लीक कर दिया है। पेपर लीक मामला बड़ी चर्चा में है राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान। तो उन्होंने कहा अब अशोक गहलोत का ही पेपर लीक हो गया है। पाली के बाद अमित शाह का जालौर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी प्रचार है और दोपहर के बाद रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा है उनकी। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। आज जेपी नड्डा की 2 जनसभाएं हैं। सीकर के दंतारामगढ़ और दौसा में पार्टी के लिए प्रचार का उनका कार्यक्रम है। तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी खास तौर पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं राजस्थान में कांग्रेस के लिए। बात दक्षिणी राज्य तेलंगाना की करते हैं। वहां भी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। मुख्य रूप से 3 दल तो हैं ही, इसके अलावा और भी कई दल हैं। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। तो अब देखिए, तो प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का ही समय बच गया है। तो इससे बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो तेलंगाना में भी कोने कोने में प्रचार में लगे हुए हैं। तो राजस्थान में आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित, गरीब और आदिवासी विरोधी करार देते हुए कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और लगातार प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। खास तौर पर शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर राजस्थान को बिल्कुल लगता है कि फोकस किया हुआ है, और बात प्रधानमंत्री की तो हम करेंगे ही, साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा सब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रचार की बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जब अब प्रचार के सिर्फ 2 दिन रह गए, आज और कल, तो स्लॉग ओवर में जो कहते हैं जबरदस्त बैटिंग, तो ये जबरदस्त बैटिंग चल रही है बीजेपी की तरफ से। लालचंद्र, बीजेपी की ये एक रणनीति रहती है कि जब चुनाव प्रचार के कुछ दिन बचते हैं तब हम देखते हैं कि उनके जो बड़े स्टार प्रचारक हैं
वो लगातार एक साथ चुनाव प्रचार में उतरते हैं और यही राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमकर चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो हमने देखा कल जयपुर में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज की अपनी पहली चुनावी जनसभा में किया। इसके पहले बीकानेर में देखा रोड शो प्रधानमंत्री का। तो दरअसल कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से छोड़ी नहीं जा रही और कई केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर राजस्थान में है। राज्य के जो नेता हैं बीजेपी के वो तो अपना दमखम लगा ही रहे हैं चुनाव प्रचार में। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेताओं की पूरी टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक समेत, वो राजस्थान में जब अब आज और कल सिर्फ चुनाव प्रचार बचा है, पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाए हुए हैं। तो इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है और हम देख रहे हैं कि बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया गया है। और कल और आज हमने देखा, अब या बीते 3 दिनों में देखे, गहलोत सरकार पर जो हमला है बहुत तीखा कर दिया गया है। कांग्रेस और गहलोत सरकार पर करप्शन को लेकर, पेपर लीक को लेकर, राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने को लेकर, इन सब मुद्दे पर हम देख रहे हैं खूब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में हमले कर रहे हैं और जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। जी, और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने आज जो बात उठाई है कि कांग्रेस अपने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही सम्मान नहीं करती तो वो दूसरों का क्या सम्मान करेगी। और ये भी कहा है कि अब अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी वहाँ पर लोगों को ये कहने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान का बहुत नुकसान कर चुकी है और अब कांग्रेस की वापसी राजस्थान के हित में नहीं है। देखिए, आज जो जनसभा हुई डूंगरपुर में, वहां से आप 200-300 किलोमीटर अगर देखें तो गुजरात का बॉर्डर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आप गुजरात में देखिए कितना विकास है, वहां पर कितना निवेश हुआ और राजस्थान में इतना विकास क्यों नहीं हो पाया। तो एक तरह से जनता को इस बात को लेकर आगाह किया कि कांग्रेस पार्टी के रहते राजस्थान में विकास संभव नहीं है। अगर विकास के लिए जरूरी है, नौकरियों के लिए जरूरी है कि निवेश आए और बीजेपी के राज में ही ऐसा हो सकता है। तो हमने देखा कि वो एक बहुत जनता से प्रधानमंत्री ने अपील की और भविष्यवाणी भी की उस धरती पर कि देखिए अशोक गहलोत की सरकार अब कभी राजस्थान में नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री शायद उनको बखूबी पता है कि अशोक गहलोत की काफी उम्र है और ऐसे में अगर ये चुनाव जो बीजेपी को लगता है कि वो बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दूसरी बात है लालचंद्र, दूसरी बात जो लालचंद्र जो आपने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष की फोटो ही तस्वीर से गायब है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगता रहता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल एक दल, एक परिवार की पार्टी रह गई है, उसके हितों की पार्टी रह गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पोस्टर में जगह नहीं मिल पाती है, पोस्टर में जगह के लिए तरसना पड़ता है। शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की रैलियां बड़ी कम हो रही हैं। देखिए, आज राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी की जनसभा हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत की जनसभाएं हुई। ये सही है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर अगर आप देखें तो कुछ और एक तरह से रैलियां कांग्रेस राहुल गांधी की या फिर अन्य नेताओं की कर सकती थी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति होगी। लेकिन आज जरूर राहुल गांधी की 2 जनसभाएं राजस्थान में है और इससे पहले भी हम देखें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता प्रचार कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस जिस रणनीति पर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है, जिन मुद्दों को लेकर वो दरअसल बीजेपी पर निशाना साधती है, हमें देखना है कि बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है उस पर जनता का एक रिस्पांस देखने को मिल रहा है और कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिहाज से घिरती नजर आ रही है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, लाल डायरी का मुद्दा हो या फिर करप्शन और बाकी मुद्दे हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की आखिर बार बार लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल क्यों करती है, करेंगे इस पर चर्चा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा उसी बात पर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग है, यानी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस का, राहुल गांधी का अपशब्द। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग की होड़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तो कांग्रेस और राहुल गांधी दरअसल वर्ल्ड कप मैच के फाइनल में भारत की जो हार हुई है उसका ठीकरा पीएम मोदी के सर फोड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने राहुल के बिगड़े बोल को शर्मनाक और अपमानजनक करार देते हुए उनसे माफी की मांग की है। आप अगर इतिहास देखें तो शब्दों के चयन में राहुल गांधी अक्सर मर्यादा तोड़ते ही रहते हैं। पीएम पर जातिगत टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा देकर ट्रेंडिंग किया था, तो पूरे देश में जवाब में मैं भी चौकीदार का जवाब आ गया था। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर से प्रभावित हैं अपशब्द का इस्तेमाल करने के मामले में? संसदीय मर्यादा को तोड़कर राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान क्यों करते हैं? और ऐसे अपशब्द की शुरुआत अगर देख लीजिए तो सोनिया गांधी तक जाती है, जब 2007 में मौत का सौदागर कहकर उन्होंने शुरुआत की थी, और तब से कांग्रेस लगातार नीचे ही गिरती जा रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। इस बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 साल पुराने यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नल विवाद में बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नेशनल हेराल्ड के इस पूरे मामले में राष्ट्रीय संपत्ति निजी संपत्ति में कैसे बदल गई? और ईडी का यह भी मानना है कि यंग इंडिया और एजेएल के देश भर में जो अचल संपत्ति हैं वो अवैध रूप से हासिल की गई हैं। कई तरह की इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। आप नेशनल हेराल्ड के इतिहास को देखिए तो ये द एसोसिएट कंपनी के अधीन था, जिसके निवेशक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें थे। तो सवाल यह उठ रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के इस धरोहर को कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाना वाले यंग इंडिया कंपनी में शिफ्ट कर दिया गया? तो नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लिया है। यह भारत के लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक गिरावट है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लेगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लेगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा हमला बोल रही है, लेकिन इस बीच ये जो सोशल मीडिया पर तलवारें खींची हैं, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि अब बात व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के अहमदाबाद में हुए विश्व कप फाइनल मैच में पहुंचने को लेकर एक अपशब्द के साथ सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दिया गया, और साथ ही राहुल गांधी ने भी इस बारे में क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वो वहां पे हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। और इसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित मालवीय ने लिखा, मूर्खों का सरदार ऐसे ही नहीं बन जाते।
में से पैसा जब आप इसके पेट्रोल साथ ही खरीदते हो, जब उन्होंने आप भी शर्ट खरीदते राहुल हो, गांधी के पैंट एक वक्तव्य खरीदते को हो, साझा किया जब है। आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। क्या बोला तूने? जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। सारी उम्र मैं ठोकर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। तो ये बार प्रतिवार सोशल मीडिया पर चल रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्री जी जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ। और हमारे साथ स्वाति मलिक जी भी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी स्वाति जी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, क्या ज़रूरत पड़ जाती है एक लंबी सी श्रृंखला? देखिए 2007 में मौत का सौदागर लेकर के कर्नाटक के चुनाव के समय लगभग 91-92 हो चुके थे, अब तो लगता है कि वो शतक बन गया होगा। आखिर कांग्रेस को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है विनोद जी? ये बड़ा सवाल। ये हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि क्यों कांग्रेस इस तरह की चीज़ों को लाती ही रहती है। लाल जी, पहले मैं आपकी रिपोर्ट से थोड़ी सी अलग बात करता हूँ कि जिसमें पिछले साल आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा, जो बहुप्रचारित एक यात्रा थी राहुल गांधी की, उस यात्रा की शुरुआत करते हुए जब वहां के पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा था कि आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि देश के जो मीडिया है, खास करके टेलीविजन जो है, वो हमारा कवर कर ही नहीं रहा है। अच्छा। कांग्रेस की बात लोगों में बता ही नहीं रहा है। तो इसलिए मजबूरी में उन्होंने कहा कि हमें अभी अपने सोशल मीडिया पे भरोसा है और हमें सोशल मीडिया के तरफ से इस भारत जोड़ो यात्रा के कैंपेन को करना है। और उसी कैंपेन को उन्होंने बताया था कि हमारा लोगों के साथ में जुड़ाव होगा। तो एक तरह से ये आप कहें कि सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग है उसको आज की तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक सबसे बड़ा एसेट मानती है और वो मानती है कि जनता के बीच में हम सोशल मीडिया के तरफ से ही पहुंच रहे हैं जी। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी आईटी सेल की। जो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है और जो जनसभा में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेंड करना है उनको सोशल मीडिया में, उनके आईटी सेल को। तो वो इस तरह की बात को सामने में रखते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात को वहाँ नोटिस करें। अब ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का ये विश्व कप का ही नहीं है ऐसा मामला, आप ओलंपिक में देखिए, एशियाड में देखिए, जीते हुए खिलाड़ी हो या हारे हुए खिलाड़ी हो, उनसे मुलाकात हर के सांत्वना देने और हर के साथ में प्रधानमंत्री अपने को सामने में रखते हैं। कभी टेलीफोन से फोन करते हैं, कभी उनके बीच में पहुंचते हैं, कभी उनको बुला के सम्मानित करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है पीएम का, वो कोई एक ऐसा नहीं था कि अहमदाबाद के स्टेडियम में थे, वो मैच देख रहे थे और वहां पहुंच गए थे। वो इनकी एक स्वाभाविक है कि वो इस बात को कि उनके साथ में चाहे दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत हो, वो एक समान रूप से इसको देखते हुए हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं। और उसके बदले अगर आप ये ट्रेंड चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके बारे में अगर ये लोग कह रहे हैं कि क्या आप मणिशंकर के दूसरे अवतार हैं, या जिस तरह से कांग्रेस ने एक परंपरा बना ली है, राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि जब जब उन्होंने ये बयान दिया है तो इस तरह का बैकफायर ही हुआ है और शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही किया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और सिद्धार्थ के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं स्वाति जी के पास ही चलता हूं। स्वाति जी, चौकीदार चोर है, क्या जबरदस्त बैकफायर किया था 2019 में, लेकिन फिर भी आखिर कांग्रेस इस बात से सबक क्यों नहीं लेती? क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्द का पहले जो है राहुल गांधी ने रैली में इस्तेमाल किया, फिर आपके ट्विटर हैंडल से भी आ जाता है। इसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्यों इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करती है कांग्रेस? किस मकसद से? क्या हासिल होता है? लाल सिंह जी, मैं इस बात का दो हिस्सों में जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि आपने राहुल गांधी जी की स्पीच सुनी हो, जो आपने अभी प्ले किया अपने टेलीकास्ट में, उससे पहले 10 सेकंड का अगर आप चलाते तो वो शब्द कहाँ से आया था? वो राहुल गांधी जी ने बोला था या पब्लिक से आया था? पहली बात तो वो वहाँ खड़े होते हैं और पब्लिक के शब्द बोलती है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम पनौती के साथ अटैच नहीं किया है। ये हम सब ये तो मीडिया ही अज्यूम कर रही है। अच्छा,
किसके लिए था आपके हिसाब से वो शब्द? आपके हिसाब से वो शब्द किसके लिए था, बताइए, आप ही बताइए। वहां पे कोई भी हो सकता है। अच्छा, कोई भी हो सकता है। जी ठीक जी है। जी। प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई। नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात, दूसरी बात पे आऊंगी, पहले मैं बयान की बात कर दूं। हाँ ठीक है। बयान में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, ये सब मीडिया अज्यूम कर रही है क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बोला। दूसरी बात ये है कि जब मेरे को बहुत इज्जत करती हूँ मैं आप लोगों की, और मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और बहुत ही स्ट्रांग है। मैं इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ और आप लोगों के साथ से ही डेमोक्रेसी आगे चलेगी। लेकिन जब आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सब स्पोर्ट, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, मेडल जीत के आए, हार के आए, उन सबके साथ होते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, जो हमारी बहनें जंतर मंतर पे पहलवान जब वहां पे धरना दे रही थी, ब्रिजभूषण जी के बारे में मोदी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? ये किस टाइप का एक वो जो उनकी डुअल पर्सनालिटी है, वो किस टाइप पे कैसे काम कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पीआर स्टंट है। इसमें ना उन्होंने ना देखिए, हालांकि का नाम लिया। हाँ, आप जो जंतर मंतर वाली बात कह रही हैं स्वाति जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो पूरी तरह से अदालत में मामला था, अदालत में उसको लेकर सुनवाई चल रही थी, और बाद में उसमें जो अंत भी हुआ है ना, या अभी जो वो पूरा का पूरा मामला जिस तरह से ना, अभी अंत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सुनवाई चल रही है वो अदालती प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही है। लेकिन ठीक है, सिद्धार्थ को फिर भी प्रधानमंत्री जी एक शब्द तो बोल सकते थे उन बेटियों इस पर सिद्धार्थ जी का जवाब। ठीक, सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। ये कह रही हैं कि देखिए, पहले तो ये बचाव कर रही हैं, हालांकि ये बचाव मुझे नहीं लगता किसी को पचेगा कि नहीं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोला था। ठीक, उसकी पुष्टि दोबारा ये हो जाती है जब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से फिर से ये लोग ट्वीट करते हैं, तो था तो वो प्रधानमंत्री के लिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात वो कह रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री बढ़ावा देते हैं तो जंतर मंतर पर जो बैठी थी उनसे क्यों नहीं मुलाकात की, उन पर कुछ क्यों नहीं बोला? देखिए लाल सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत कठिन होता है कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता या नेता के लिए। मैं उनकी मजबूरी को भी समझता हूं कि आपके नेता कुछ बोल जाएं और आपको उसको जाकर के डिफेंड करते रहना पड़े, आपको कहना पड़े नहीं उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, शायद उनका अर्थ कुछ और था। बड़ी कठिन परिस्थिति है ये। मतलब जो वो बोल भी गए रैली के अंदर, जिस कॉन्फिडेंस से बोल गए राहुल जी, उनके नेता भी उस कॉन्फिडेंस से उसको दोहरा नहीं पाए। तो आप थोड़ी सी तारीफ स्वाति जी की भी कर दीजिए कि ऐसी चीजों को भी डिफेंड कर रही है वो, है ना? बिल्कुल, ये तो तारीफ काबिल है, बिल्कुल। और मैं स्वाति जी को साधुवाद देता हूं, पर अब जो उन्होंने बोला उस पर भी बात होनी चाहिए। ये किस प्रकार की बात है लाल सिंह जी, आप बताइए, ये किस तरह की राजनीति है? वो अपने आप को देश में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं, वो पूरी कांग्रेस पार्टी के शहजादे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे लगती है, उनको आगे लेकर के जा रही है, और अब वो इस प्रकार की बात अगर बोलेंगे किसके लिए? देश के प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव हेड के लिए, संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और थोड़ा विश्लेषण राहुल जी को करना चाहिए। कोई शब्द नहीं है जिसकी निंदा कर सके, और अगर वास्तव में उनको इसमें जाना ही है कि कौन क्या पनौती कब कहां कैसे, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि 43 चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई 2014 के बाद। कई बार खुद के लिए भी सोचिए, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, सोचिए ना खुद के लिए। आपकी तरफ से भी मूर्खों का सरदार कह करके हमला कर दिया गया जबरदस्त तौर पर। नहीं, बिल्कुल करा गया, पहले ही कर दिया गया था, मोदी जी ने बोला बिल्कुल करा गया। मैं उस पर भी बताता हूं, अगर कोई देश में हमारा नेता वो ये बोलने लगे कि हम तो मोबाइल फोन नहीं बना रहे, जब वो ये भूल जाए कि हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, जहां 20,000 करोड़ के मोबाइल फोन बनते थे, आज 3.5 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बन रहे हैं। जो इस प्रकार से भ्रमित करेगा तो उसको कहना पड़ेगा क्यों मूर्खों के सरदार। अब मैं एक उत्तर दे देता हूं जो स्वाति जी ने जल्दी से, उन्होंने कहा ये तो पीआर स्टंट है, पीआर स्टंट है। अरे ये कोई पीआर स्टंट नहीं है स्वाति जी। 2011 में आप लोगों की सरकार थी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते थे, आप तो जीत के बाद नहीं जा पाए, कर लेते आप। अरे जीत और हाथ में हमारा नेता साथ खड़ा है, आपको दिक्कत क्यों है? हमारे नेता में वो काबिलियत है कि वो जीत के साथ भी खड़े होंगे, हार के साथ भी खड़े होंगे, देश के हर नागरिक के साथ, खिलाड़ी के साथ खड़े होंगे, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और खेल और राजनीति को मत जोड़िए। जो अगर कोई केस कहीं कुछ चल रहा है और खेल का खिलाड़ी, वो अलग बात है। जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, जब ये भी जीत तब भी उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया था। इसलिए आप जो काम नहीं कर पाए उसकी ये बात सच है। पीएम मोदी का अपना एक अलग तरह का कार्य करने का स्टाइल है, उनका अपना एक अलग आउटरीच है, ये हम लोग जानते हैं। स्वाति जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा विनोद जी को मैं एक टिप्पणी के लिए जोड़ लेता हूं।
विनोद जी, सबसे पहले तो जो स्वाति जी ने बात दोनों बातें जो कही ना, कि एक तो वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, दूसरी ये कि राहुल जी को वो शब्द इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उधर से पब्लिक से कोई बोल रहा था। राहुल जी की क्या ऐसी मजबूरी थी कि उस शब्द को वो ले ही लें और फिर उसको जो है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल रहे थे? आपको ये बात हजम हो रही है? मुझे नहीं हुई है, इसीलिए बोल। देखिए, स्वाति जी का जवाब जो है लगभग अपना अभी सिद्धार्थ जी दे चुके हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि स्वाति जी स्वाभाविक से पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी अच्छे जानकार हैं। जी जी। तो उन्होंने जो बात रखी है उस बात को मैं तो कम से कम सम्मान करता हूँ। हाँ। और सिद्धार्थ ने उनका काफ़ी बढ़िया जवाब दिया है। ठीक है। मेरा सवाल दूसरा है। क्या? कि सवाल ये है इसमें कि क्या जो ईडी की कल कार्रवाई हुई थी, आप नेशनल हेराल्ड मामले की बात, बड़ी कार्रवाई हुई थी ईडी की, जो नेशनल हेराल्ड की जो 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की बात हुई थी जी, क्या इसके अगेंस्ट में, क्या इसके रिएक्शन में राहुल गांधी ये बोल गए थे? अच्छा। या कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस तरह का जो रिएक्शन आने लगा है, तो क्या ये एजेंसी के कार्रवाई के खिलाफ में इस तरह का रिएक्शन है कि सीधे सीधे वो पीएम पर हमला बोल रहे हैं? अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आप सोचिए कि 2012 से ये मामला चल रहा है। ठीक है। और 2023 में जाके ईडी की उस सारी संपत्ति को अटैच किया है। ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहली बार इस केस को 2012 में ये जी, उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार थी और उसने कहा कि सिर्फ 50 लाख रुपया देके पार्टी ने, एक कांग्रेस के नेता ने कैसे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। तो उन्होंने कहा कि ये देश के साथ में और लोगों के साथ में ये बड़ा धोखा हुआ है जी। तो ये बात, जिस बात को लेके कांग्रेस पार्टी इस तरह के आज पर ये अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि चुनाव से घबराई हुई बीजेपी ने एक इस तरह का एक्शन लिया है, तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये 2012 से ये मामला चल रहा है और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस मामले में जमानत पे लिए हुए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब पार्टी की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया था कि ये कार्रवाई चलती रहेगी और आपकी जो उपस्थिति को यहाँ जरूरी नहीं होगी। तो इन सब मामले में ये जानने की जरूरत है कि 5000 स्टेक होल्डर थे, शेयर होल्डर थे, उस कंपनी को कैसे यंग इंडिया में ट्रांसफर हुआ और कैसे उसका 75 शेयर गांधी परिवार के उस डायरेक्टर के रूप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंचा। ये सवाल पूछने का तो बीजेपी का हक बनता है। बिल्कुल, और यही सवाल मैं लेकर स्वाति जी के पास चलता हूं। स्वाति जी, क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? क्या ईडी की उधर कार्रवाई हुई, इधर अब शब्दों की लिस्ट में एक और जोड़ दिया? देखिए, अब शब्दों में तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री तो मोदी जी की खुद की रही है। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? दीदी ओ दीदी किसने कहा था? सूर्पणखा की हंसी पार्लियामेंट में किसने बोली थी? तो अब शब्द दूसरों के लिए बोले जाए तो ठीक है, वो तो इनका ह्यूमर बन जाता है, विट बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी इनकी तरफ रडार हो जाए तो इनके बर्दाश्त में ये तिलमिला क्यों उठते हैं? इतना ही आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए ना। तो आप कांग्रेस की विधवा किसी को बोलते हैं, अगर आपको दूसरी तरफ से थोड़ा सा कुछ सुनने को मिल जाए, इतने सेंसिटिव क्यों हमारे प्रधानमंत्री? और ये सब तब होता है जब वो प्रधानमंत्री की पोस्ट से बोल रहे हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अब ये देखिए, एज अ ऑपोजिशन लीडर नहीं बोल रहे हैं, एज अ पार्टी हेड। अच्छा, आप नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर दीजिए जवाब। अब नेशनल हेराल्ड वाली बात बता रही हूँ। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम लोग उसमें पहले से ही हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है और हम आगे भी करेंगे। हम इससे दूर नहीं भाग रहे हैं। अगर आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा उसमें कोई कनेक्शन है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है, तो हम लोग तैयार हैं अपना उसका जो भी उसका नतीजा आएगा उसको भुगतने के लिए। लेकिन जब तक वो नतीजा नहीं आता, जैसे अभी आपने बोला था कि जो पहलवानों वाली बात थी वो वहां चल रही थी, कोर्ट में चल रही थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। तो हेरल्ड भी तो चल ही रहा है, कार्रवाई चल रही है ना, तो उसको क्यों एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन बना के फिर डाइवर्ट किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि अभी वो कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है, मैं सिद्धार्थ के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ, ये बताइए, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल तो दूसरी तरफ से भी होता है, एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरी बात ये कि आपको भी क्या लगता है कि नेशनल हेराल्ड में ईडी ने, क्योंकि अभी 750 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है, तो उसका भी रिएक्शन हो सकता है क्या ऐसे अपशब्द के रूप में कांग्रेस की तरफ से? देखिए लाल सिंह जी, मेरे को लगता है कि अपशब्दों पर तो मैं जितना बोलूंगा देश की जनता ऑलरेडी जानती है। क्या बोला जाए, मतलब दीदी और दीदी खराब लगा और नीच, घटिया, राक्षस, रावण, मैं बोल भी नहीं सकता कुछ शब्द आपके शो पे। क्या क्या नहीं बोला गया प्रधानमंत्री के लिए, पर वो सब एक तरफ है। और अभी हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ ही उसको डिफेंड करने के लिए
अब आप सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो साथी अभी उनको डिफेंड भी कर रही हैं, वो कह रही है प्रधानमंत्री ने बोला तो सोचिए, प्रधानमंत्री के लिए बोलो तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बोले तो बहुत बड़ी बात हुई। अरे प्रधानमंत्री के लिए बोलने में तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करते, सब कुछ बोल देते हैं, और प्रधानमंत्री बोलने तो बड़ी मिर्ची लगती है। पर चलिए नेशनल हेराल्ड पर इनके जवाब देते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि देश के दो ऐसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के दो ऐसे बड़े नेता जिनको देश ने भी सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा इतना सम्मान दिया, वो ऐसे लाखों में करोड़ों की प्रॉपर्टियां लूट कर अपनी पार्टी को धोखा दिया, देश के फ्रीडम फाइटर्स को धोखा दिया, देश के लोगों को धोखा दिया, डोनर्स को धोखा दिया, और ये उसके बाद यहां पर बैठ के कह रहे हैं अरे कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बारे में हम पब्लिक में क्यों बात करेंगे? अरे आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और आप जवाब भी नहीं देंगे। आपने देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को लूटने का काम किया, और यहां पर आप कह रहे हैं नहीं, कोर्ट में जो आएगा हम देखेंगे। और कोर्ट में तो बिल्कुल आएगा। कैसे आपने 50 लाख रुपए देकर के पूरे लोन को टेक ओवर कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये जो 950 करोड़ का लोन है ये नॉन रिकवरेबल है, और एजीएम बुला ली गई, एजीएम में आपको सब कुछ दे दिया, और आपने प्रॉपर्टी पूरे देश में लूट ली, और यहां बैठकर के आप अगर बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा तो मैं माफी चाहूंगा। अब स्वाति जी का छोटा सा काउंटर, फिर विनोद जी के पास में जाऊंगा। स्वाति जी, आप नेशनल हेराल्ड वाले पर छोटा सा काउंटर कीजिए। जी आवाज, हेलो जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आप नेशनल हेराल्ड वाले पर कुछ कहना चाहती थी? छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास। मैं बिल्कुल मैं जब उन्होंने बोला अभी, बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बोला अभी कि जब प्रधानमंत्री के लिए बोला जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है हमें, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो प्रॉब्लम है। जब एक आम इंसान, देखिए जो आम इंसान मनमोहन जी को मौत से, नहीं वो भी बोलेंगे, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको उस कुर्सी की इज्जत रखनी चाहिए। आम आदमी किसी को कुछ बोल जाए उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ किसी लेकिन को स्वाति जी, शुरुआत यूपीए की अध्यक्षा और जो एनएसी की चेयरमैन थी, उन्होंने मौत के सौदागर से 2007 में की थी, ये भी याद कीजिए। और देखिए भाषणबाजी चलती रहेगी, भाषणबाजी चलती रहेगी। अगर हम सेंसिटिव नहीं हुए, एक बात बताइए राजू जी, अगर कांग्रेस और यूपीए सेंसिटिव नहीं होती है इस बारे में, तो वो बीजेपी क्यों हो जाती है? बार बार में ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हो? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना। हाँ, नेशनल हेराल्ड ऑल्सो आई विल से कि अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही है, आप अपना एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक, आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गई, चल रही है, उसमें कहाँ कोऑपरेट नहीं किया? या तो ये बताइए कि कांग्रेस के दोनों लोगों ने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। चलिए, इसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई अभी अदालती प्रक्रिया चल रही है। ठीक, मैं विनोद जी के पास आता हूं। विनोद जी, एक बात मुझे बताइए कि जो आपने बैकफायर वाली चर्चा की थी, मैं उस पर आता हूं कि जब बैकफायर हम देख रहे हैं कि भाई बैकफायर करती है, चौकीदार चोर है जैसे, मौत के सौदागर जैसे जो चीज़ें हैं वो बैकफायर करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी अगर ये किया जाता है तो क्या कहीं ना कहीं ये होड़ है क्या कि कोई ऐसा है जो साइकोपाथ कह करके आगे निकलना चाहता है, तो कोई जो है वो कुछ और कह करके आगे निकलना चाहता है? क्या वहाँ पर ये होड़ भी एक वजह है क्या जो इस तरह से जो शब्दों का स्तर है उसको गिरा देती है? लाल जी, आरोप प्रत्यारोप की बात तो दोनों प्रवक्ता हैं और काफ़ी विद्वान हैं, समझदार हैं, दोनों आपस में कर रहे हैं और शायद मजबूती से रख रहे हैं अपनी बात। लेकिन हम बस इन लोगों को इतना याद दिला रहा हूं कि देखिए, ये मौका जब राहुल गांधी के पास में आता है कि जब वो इस चीज़ के लिए माफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम एक एपोलोजाइज की तरह से इसको बात रख सकते हैं, तो वो भी रखने के लिए कभी वो तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो जो भी बात कह रहे हैं या जो भी बात वो मीडिया में रख रहे हैं या सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करा रहे हैं, वो कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, जब अहमदाबाद में ये चल रहा था, सारे मोदी चोर हैं का जब वो चल रहा था और उन पे एक जातिगत टिप्पणी, विशेष पे टिप्पणी करने के कारण उन पे जब ये सारा केस वहाँ पे सुनवाई हो रही थी, तो उनसे जज ने कहा था कि अगर आप इसमें माफी मांग लें तो ये केस को हम अभी यहीं से रिजेक्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन उन्होंने फिर वही शब्द दोहराया और बोला गांधी कभी माफी नहीं मांगता।
ऊपर तो से जब सावरकर गांधी का कभी नाम अलग माफी से ले नहीं लिया था। मांगता तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अपने को जो एक परिवार के रूप में और अपना स्टेचर इतना बड़ा करके देखते हैं कि एक हम्बल बैकग्राउंड का पीएम मोदी उनको बहुत छोटा नजर आता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है मणिशंकर अय्यर से प्रेरणा लिए हुए। और इस मानसिकता के कारण ही ये पार्टी को नुकसान हो रहा है। जब आप एक पीएम को जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लोग जानता है उसके बैकग्राउंड क्या है, आप उस पर टारगेट करते हैं तो शायद ये जनता में शायद ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ठीक, मैं आज थोड़ी सी इस बात पर भी बात करूंगा स्वाति जी। देखिए, डिफेंड कर लिया, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी चीजों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? और ये मैं फिर सिद्धार्थ से भी पूछूंगा, सिर्फ आपसे नहीं, कि क्या ये जो स्तर गिरता है इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए स्वाति जी? बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए सबके ऊपर। ये बोलना कि एक पार्टी अपशब्द बोल रही है और दूसरी पार्टी के अपशब्दों को हम नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा गलत है। जी। सिद्धार्थ, आपका भी नजरिया इस पर आना चाहिए कि क्या ये जो बार बार स्तर गिर जाता है इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? लोकतंत्र में हम लोग स्वस्थ लोकतंत्र बना सकते हैं, अच्छी बहस कर सकते हैं। लाल सिंह जी, बिल्कुल लगनी चाहिए, पर जो इसके बीच की एक थिन लाइन है उसको भी समझना चाहिए। राजनीतिक भाषणों में कुछ लच्छेदार भाषण देना या कुछ बात को कहना वो अलग है, पर सब मर्यादाओं को पार करके नीच, घटिया, मौत का सौदागर और इस प्रकार की भाषा बोलना अलग है। यानी आप कह रहे हैं कि सिल्वर लाइन जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल, पर जो भी बोले उस पर रोक लगनी चाहिए। मतलब एक लाइन के बियॉन्ड हम राजनीति में कह सकते हैं, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा। चलिए, बहुत अच्छे नोट पर मैं सबको करना चाहिए। बिल्कुल, इसी नोट पर, इसी अच्छे नोट पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। स्वाति जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की एक और बड़ी खबर, जो कि उम्मीद की किरण उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है, उसकी चर्चा करेंगे और रिपोर्टर डायरी के पन्ने भी होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब एक अच्छी उम्मीद की खबर कि उत्तराखंड में जो सुरंग हादसा हुआ था वहां से अच्छी खबर आ रही है, वहां से आशा देने वाली, उम्मीद देने वाली खबर आ रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सुरंग हादसे में फंसे हुए 41 मजदूरों में नई उम्मीद। सुरंग से बाहर निकालने की जद्दोजहद फिलहाल जारी है। देश को उन सभी मजदूरों की सलामती की चिंता है, लेकिन 10 दिनों के बाद जब पहली बार उन्हें लाइव देखा तो लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई कि सब लोग सुरक्षित हैं और बाहर निकल आएंगे। फंसे हुए मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशों के बीच कल से उन्हें पर्याप्त रूप से पाइप के जरिए खाना पीना भी दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से 5 जगहों से ड्रिलिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द फंसे हुए मजदूरों के बीच तक पहुंचा जा सके। और इस बीच एक और अच्छी खबर है कि राहत और बचाव टीम ने मजदूरों के साथ ऑडियो विजुअल संपर्क स्थापित कर लिया है, यानी कि उनसे बातचीत हो रही है फंसे हुए मजदूरों से। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन से तेज ड्रिलिंग के जरिए अगले 1-2 दिनों तक मजदूरों के बीच पहुंचा जा सकता है, और यह भी कहा जा रहा है कि 15 घंटे के अंदर यह काम हो सकता है। पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार पल पल जानकारी ले रहे हैं। चुनौती हर हाल में सभी 41 मजदूरों को जीवित बाहर निकाल लेने की है। उम्मीद की जा सकती है कि यह प्रयास सफल होगा और सभी मजदूर अपने परिवार के बीच जल्द ही पहुंचेंगे।
बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ओपी यादव जुड़ चुके हैं। ओपी, जिस तरह से कि ये खबर आ रही है कि अगले 15 घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया या उन तक कम से कम लोग पहुंच गए हैं, किस तरह से ये ड्रिलिंग की कार्रवाई चल रही है और क्या आपके जरिए हम दर्शकों को बता सकते हैं कि अगले 15 घंटे हो रहे हैं या अगले 1-2 दिन में ही सही अच्छी खबर आ जाएगी उनकी बचाने की, उन सभी को? देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सिलक्यारा टनल पर बीते 12 नवंबर को 41 मजदूरों के टनल में फंसने के बाद आपदा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें न केवल निगरानी रखे हुए हैं बल्कि प्रधानमंत्री लगातार राज्य के मुख्यमंत्री में सतत संवाद भी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अब इस जो आपदा राहत बचाव कार्य का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी जो नई ताज़ा खबर है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल इसमें जो 6 इंच का पाइप जो डाला गया था उसके जरिए मजदूरों को न केवल पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है बल्कि पौष्टिक खाना, फाइबर युक्त खाना पहुंचा के उनके हालचाल भी तुरंत लिए जा रहे हैं। माइक्रोफोन मजदूरों तक पहुंच चुका है, उनसे न केवल ऑडियो विजुअल संवाद हो रहा है बल्कि वो अपने परिजनों से बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी सफलता हमें यह मिली है कि जो सिलक्यारा साइड से जो टनल है उसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जो कर रही है नवयुगा कंपनी, उसमें तकरीबन 41 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है और ये पूरा कार्य तकरीबन 60 मीटर के आसपास बचा है। तो उम्मीद की जाती है कि आज देर रात या कल दिन में ये खबर मिल सकती है कि मजदूर सकुशल बाहर निकल जाएंगे। इस टनल में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी लगातार 5 दिन से न केवल यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य मंत्री वीके सिंह और सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ आकर स्थिति का न केवल जायजा ले रहे हैं बल्कि हर तरह से केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से टीम बनाकर इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जो ड्रिलिंग का काम हो रहा है न के लिए जोर पकड़ने लगा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें यहाँ पहुंचाई गई है। इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों से जुड़े अभियांत्रिकी और टनल से जुड़े विशेषज्ञ यहाँ काम कर रहे हैं। उम्मीद की जाती है इनका ये कार्य न केवल जल्दी पूरा होगा बल्कि मजदूर सकुशल बाहर भी निकलेंगे। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ 5 अलग अलग एंगल पे काम हो रहा है, तो इसमें सिलक्यारा साइड से नवयुगा कंपनी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी इसका इनिशियल पॉइंट है बलकोट साइड, वहां पर टिहरी डैम से जुड़े हुए अधिकारी वहां ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं और 8 मीटर तक वहां पे ड्रिलिंग होके अंदर तक पहुंच भी चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो काम हो रहा है, जो 4 इंच की जगह 6 इंच का पाइप डाल दिया, उससे सुगमता हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह रखी जा रही है कि इसमें जो ह्यूम पाइप है उस ह्यूम पाइप को 4 इंच और 6 इंच के पाइप से जोड़ दिया गया ताकि आपदा की स्थिति में सांस लेने में ऑक्सीजन और अन्य तरह की आपूर्ति सुचारू रह सके। इसके अलावा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो ये पहाड़ी है इसका विहंगम नजारा दिखाए। इस पहाड़ी पर लालचंद्र जी मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1150 मीटर एक रास्ता बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है और जो 2 पॉइंट यहाँ चिन्हित किए गए थे सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा जो वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे उसका भी काम पूरा आज हो गया है। इसके साथ ही साथ ONGC को जिम्मेदारी दी गई थी एक्सेस टनल बनाने के लिए, उसका सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही जो नीचे ये टनल है इसके साइड में लेफ्ट साइड में जो जगह बनी हुई है यहाँ पे भी एक्सेस टनल बनेगी। तो कई मोर्चों पे कई तरह के काम न केवल हो रहे हैं बल्कि युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। एक बात और जानने इन मजदूरों के लिए खाने पीने की चीजें तो सवाल एक बार सुन लें, आप एक बार सवाल जरा सुन लें। अंडरगारमेंट और टूथब्रश जैसी चीजें भी पहुंचाई गई है। ये जानने की इच्छा हो रही है कि जो ऑडियो विजुअल संपर्क स्थापित किया गया है क्या उसमें कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? उन लोगों से कुछ बात हो पाई है जो वहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं? वो अगर आप कुछ हमें बता पाए तो जरूर बताइए। जी, इसमें DRDO द्वारा ऑटोमेटिक रिमोट सेंस से चलने वाला एक ड्रोन और एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया था। उसने कुछ तस्वीरें ली थी, उसके बाद एक कैमरा इसमें भेजा गया जिस कैमरे ने न केवल ऑडियो विजुअल लिए बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड किया और जो देश के सामने भी आया। तो और आज इसमें और एक तरक्की, एक कदम पॉजिटिव रहा जिसमें माइक्रोफोन के जरिए कनेक्टिविटी बनाई गई है और उनसे मजदूरों की न केवल बात हो रही है जो परिजन है बल्कि जो डॉक्टर है उनको चिकित्सीय सलाह भी उन मजदूरों को दे रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फाइबर नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क सुरंग में बिछा दिया गया है, जिससे संवाद में बहुत गति आई है और उम्मीद की जाती है कि ये ऑपरेशन पूरा होने से पहले पहले और भी कई तरह के इसमें नवाचार हम देखेंगे और कई पॉजिटिव खबरें हमारे पास आती रहेगी। लेकिन जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का समन्वित प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से पीएमओ का कोऑर्डिनेशन इसमें बनाया गया है, उसे देखते हुए ये जो काम है जितनी तेजी से गति पकड़ा है, उससे पूरी उम्मीद है कि आज देर रात या कल तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, और वो खबर हम आपके जरिए जल्दी ही सुनेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रिपोर्टर की डायरी के पन्ने खोलेंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई है आज के रिपोर्टर डायरी के पन्ने की। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबी को लेकर सुनवाई जारी है, तो राजनीतिक पार्टियों को रेवड़ी और समाज कल्याण के बीच अंतर बताने की जरूरत है। इसी विषय पर हमारे संवाददाता विकास सारथी की डायरी का आज का पहला पन्ना। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का लोक लुभावन वायदे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह के ऐलानों और वोटरों को सीधे सीधे रिश्वत देने के बीच की लकीर और हल्की हुई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब विस्तार से सुनवाई कर रहा है। मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि तमाम राजनीतिक दल इस तरह के वायदे करते हैं जिनका असर सीधे सीधे उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वहीं चुनाव आयोग भी फ्रीबीज की समस्या को गंभीर मानता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग की एक समिति गठित करने का भी सुझाव दिया था, जो इस तरह के फैसलों से अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर का आकलन कर सकें। अब इस कमेटी का गठन कब किया जाएगा या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोई और दिशा निर्देश जारी करेगा, ये विस्तार से सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब डायरी का दूसरा पन्ना। बिहार में आरक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ है। नीतीश सरकार 75% आरक्षण को अपनी कामयाबी मानती है, जबकि तेजस्वी इसे लालू का आइडिया बताते हैं। लेकिन जॉब क्रिएशन के बिना रिजर्वेशन कैसा होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। बिहार में 60% आरक्षण पिछड़ों के लिए दोनों सदनों में जब पास हुआ, उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। अब बात क्रेडिट लेने को लेकर हो रही है। जब 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बटी थी शिक्षकों की, उसमें ये कहा गया था कि नीतीश कुमार का चेहरा ज़्यादा चमका था, यानी पोस्टर्स ज़्यादा थे, तेजस्वी का नहीं था। उसको लेकर एक विवाद हुआ था। अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आज आरजेडी के महासचिवों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में ये कहा जाएगा आरजेडी के जो पदाधिकारी हैं उनको कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है बिहार विधानसभा के द्वारा, जो पास किया गया है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति मिली है, उसको जन जन तक पहुँचाया जाए और ये बताया जाए कि आरजेडी ने इस पर कितना मेहनत किया है। जिस तरीके से कानून और व्यवस्था की बात है, जिस तरीके से विकास के मानकों की बात है, वहाँ पर राज्य सरकार आज विपक्ष के द्वारा घिरी हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, जो बिहार का जो गजट है, उस गजट में साफ ये बताया गया कि मात्र 1% सरकारी नौकरी बिहार सरकार में है। अब जब जॉब रिजर्वेशन की बात हो रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि जब जॉब क्रिएशन ही नहीं होगा तो जॉब रिजर्वेशन कैसे होगा।
एक सवाल कर्नाटक से भी है, तो रिपोर्टर डायरी का अगला पन्ना कर्नाटक से ही। कर्नाटक सरकार ने 6 महीने पूरा कर लिया है, लेकिन सवाल जस का तश है, क्या हुआ तेरा वादा? आशा खानम अपनी डायरी में बता रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 6 महीने पूरे कर लिए हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जश्न मनाने का शायद कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है और सरकार ने कोई बड़ा जश्न भी नहीं मनाया। लेकिन सरकार ने इस तरह की तमाम अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देकर ये कहा कि सरकार ने इन 20 उपलब्धियों को पूरा कर लिया है और जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि इन्हीं अखबारों के पन्नों में अगले पन्ने में कर्नाटक के लोकायुक्त BS पाटिल का वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में पिछले 6 महीने से कम 5000 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं। ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार को घेर रहा है और विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को ATM सरकार का एक टाइटल भी दे रखा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का टिकना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ये विपक्ष यही दावा करते हुए सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है और 4 तारीख से होने वाले विधानसभा सत्र में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सरकार इन तमाम आरोपों का सामना करती है और सरकार के पास अपने बचाव में कहने के लिए क्या कुछ रहेगा। जी, तो रिपोर्टर डायरी के इन्हीं पन्नों के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त। और इस बीच DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।